हेलो क्लास, हमारा आज का टॉपिक है कैरियज बाय सी। अब इसमें से ये जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तीनों पेपर में पूछे जा सकें। FOB, CIF और एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये FOB और CIF है ये शॉर्ट नोट में 7 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखते हैं ये FOB कॉन्ट्रैक्ट क्या है। FOB का मतलब है स्टैंड्स ऑन फॉर फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड इसका बहुत साफ मतलब पता चलता है, अगर सेलर ने जैसे ही गुड्स बोट पे डिलीवर कर दिया, दैट मीन्स जो शिप आती है वहाँ अगर डिलीवर कर दिया तो उसके बाद से सेलर की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। हाँ, लेकिन बोट तक पहुँचाने का खर्चा सेलर का होगा, इसलिए कहा जाता है फ्री ऑन बोर्ड। इस वर्ड का मीनिंग है सेलर इज़ टू पुट द गुड्स ऑन बोर्ड। सेलर की जिम्मेदारी है गुड्स को बोर्ड तक पहुंचाना अपने खर्चे पे, मतलब एक्सपेंस कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा, इसलिए बायर क्या हो जाता है? फ्री रहता है। एक्सपेंसेस वुड बी बियर बाय द सेलर, ध्यान रखना। एज सून एज द गुड्स आर पुट ऑन बोर्ड, जैसे जितना जल्दी गुड्स बोर्ड पे पहुंच जाते हैं, द प्रॉपर्टी एंड रिस्क पासिस टू द बायर। मैंने बताया ना, अब रिस्क किसका हो जाएगा? बायर का हो जाएगा जैसे ही गुड्स बोर्ड पे पहुंच जाता है। व्हेन वंस, जब एक बार गुड्स हम लोगों ने बोर्ड द शिप पे पहुंचा दिया, तो अब रिस्क किसका है? बायर का। जो ड्यूटी होती है सेलर की वो वहाँ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड डिलीवर द गुड्स, हाँ बस ये है कि ड्यूटी सेलर की वहीं एंड होगी जैसे वो शिप पे गुड्स पहुंचा देता है, लेकिन शिप तक गुड्स पहुंचाने की जिम्मेदारी में लगने वाले जो भी खर्चे हैं वो सेलर को ही बियर करना है। सच डिलीवरी ट्रांसफर द पोजीशन प्रॉपर्टी एंड रिस्क, तब जैसे वहाँ डिलीवर कर दोगे सारी चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी? अब बायर की। बट द सब्सिक्वेंट, याद रखना कुछ खर्चे, ठीक है, शिप के बाद के जो होंगे वो बायर बियर करेगा। द ओनली थिंग इज दैट इज टू बी नोटेड दैट सेलर इन सच अ केस हैज़ टू गिव सच अ नोटिस टू द बायर एज मे एनेबल द बायर टू ensure if seller fails to do so, the goods are deemed to be at seller risk। देखो भाई, अगर आपने गुड्स पहुंचा दिया है वहाँ तक, आपको उसकी पूरी डिटेल बायर को देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन देने में पीछे रह जाते हो तो रिस्क अभी भी सेलर के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ, अब गुड्स किसके पास है? अगर गुड्स का पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास है। तो सेलर को डिलीवर करना है गुड्स कहाँ तक? बोर्ड पे, अपने खर्चे पे, ठीक है। अगर किसी तरीके का स्पेशल एग्रीमेंट नहीं हुआ था तो द प्रॉपर्टी एंड द रिस्क इन द गुड्स डू नॉट पास टू द बायर अंटिल द गुड्स आर एक्चुअली प्लेस्ड ऑन बोर्ड। देखो ये तो साफ पता चल रहा है कि जब तक गुड्स शिप तक नहीं पहुँच जाते, गुड्स का सारा रिस्क किसका है? सेलर का ही है, अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट नहीं बना है तो। देख सकते हो, देखो पेपर में FOB CIF का शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये हम सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सेलर का पहला पॉइंट देखा। सेलर में सेकंड पॉइंट है, अगर सेलर के पास पोजीशन है तो सेलर की जिम्मेदारी है डिलीवर द गुड्स ऑन बोर्ड एट शिप्ड एट एग्रीड प्लेस ऑफ शिपमेंट। जहाँ की जिस प्लेस की बात होगी उस प्लेस पे गुड्स डिलीवर करने की जिम्मेदारी सेलर की है, अगर उसके पास पोजीशन है तो। थर्ड, टू पुट द गुड्स ऑन बोर्ड अ शिप एट हिज ओन एक्सपेंस। द थर्ड पॉइंट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी ईजी। गुड्स को बोर्ड तक, शिप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी में लगने वाले खर्चे कौन बियर करेगा? सेलर बियर करेगा। टू गिव नोटिस टू द बायर ऑफ शिपमेंट इन ऑर्डर टू एनेबल हिम टू इंश्योर द गुड्स ड्यूरिंग द, भाई नोटिस देना पड़ेगा बायर को, ठीक है। मतलब सेलर नोटिस देगा किसको? बायर को, कि भाई गुड्स का शिपमेंट हो गया है, आपका जो ऑर्डर था वो एनेबल कर दिया गया है ड्यूरिंग द ट्रांजिट। टू नेगोशिएट अ रीजनेबल बिल ऑफ लेडिंग एंड फॉरवर्ड, ये उसके पास भी राइट्स है, भाई गुड्स की पोजीशन है तो बिल ऑफ लेडिंग वो मांगेगा और वही वो फॉरवर्ड करेगा किसको? बायर को, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब अगर पोजीशन जो दी गई है वो किसके पास है? पोजीशन ऑफ द बायर। पोजीशन ऑफ द बायर, तो बायर मस्ट नेम द शिप। बायर को शिप का नाम बताना पड़ेगा जिसपे गुड्स डिलीवर करना है। क्या क्या काम किसका है हम वही पढ़ रहे हैं। बायर का काम है भाई शिप का नाम बताओ सेलर को, तभी तो गुड्स डिलीवर शिप पे करेगा। और ही मस्ट ऑथोराइज द सेलर टू सिलेक्ट द शिप, या तो आप अथॉरिटी दो किसको? सेलर को। मतलब एज अ बायर आपकी जिम्मेदारी है या तो शिप का नाम बताओ या तो अथॉरिटी दो सेलर को कि भाई आप अपने हिसाब से शिप सिलेक्ट करो। If however the seller is prevented from putting the goods on board of the ship by the failure of the buyer to name the ship, the seller can sue for damages for non-acceptance and not the price। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, याद रखना। अगर सेलर गुड्स नहीं रख पाता है शिप पे, उसमें गलती बायर की, क्योंकि बायर ने नहीं बताया था,
बायर की गलती के कारण सेलर गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया या गुड्स नहीं पहुंच पाया तो सेलर केस कर सकता है डैमेजेस के लिए कि बायर ने गुड एक्सेप्टेंस नहीं किया। भाई सीधी चीज़, अगर मैं सेलर हूँ, मैं आपको गुड्स भेजना चाहता हूँ, तो आप मुझे जो सोर्स बताना है वो बताओगे ही नहीं, तो मैं आप तक गुड्स पहुँचाऊँगा कैसे? इसका मतलब मैं यहाँ पे केस कर सकता हूँ नॉन एक्सेप्टेंस का। हाँ याद रखना, प्राइस का नहीं, खाली डैमेजेस का। सेकेंड दिया है द गुड्स आर एट बायर्स रिस्क। गुड्स किसके रिस्क पे हैं? अगर भाई पोजीशन आपकी है तो बायर के रिस्क ही होगा। सब्सिक्वेंट टू द गुड्स बीइंग पुट ऑन बोर्ड एंड द शिप एंड इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेट एंड सब्सिक्वेंट चार्जेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। तो गुड्स शिप पे आने के बाद किसका रिस्क हो जाता है? बायर का। तो उसमें लगने वाले जो कई बार खर्चे हैं, देखो शिप पे लोड होने तक का खर्चा सेलर का रहता है, पर शिप पे लोड हो गया तो फ्रेट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा कौन बियर करेगा? बायर बियर करेगा। इफ़ द गुड्स आर नॉट अप टू कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी, अगर गुड्स क्वालिटी के हिसाब से नहीं थे जैसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो बायर के पास राइट्स है, वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, ही हैड नो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनिंग द गुड्स अंटिल, मतलब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी था ही नहीं, कहीं मौका ही नहीं था, और गुड्स जब पोर्ट पे आ गया तो पता चला कि ये तो क्वालिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से गुड्स नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी था कहीं चेक करने का और उसने वहाँ चेक नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया, तब वो मना नहीं कर सकता। ठीक है। सेकेंड आते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन CIF टर्म मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट एट अ प्राइस टू कवर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? C कॉस्ट, I इंश्योरेंस, F फ्रेट, इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अदर वर्ड में कहा जाए, इफ़ रमन लाल ऑफ अहमदाबाद एग्री होता है सेल करने के लिए 10,000 स्क्वायर मीटर क्लोथ, कितने पे? 40 पर स्क्वायर मीटर का, CIF न्यूयॉर्क प्लेस का नाम, द सेम सम ऑफ ₹40 कवर। समझ में आया? तो इंश्योरेंस अगर किया तो ये कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ को कवर करता होगा। इसमें क्या क्या कवर हो गया होगा? प्राइस भी गुड्स का कवर हो गया, लगने वाला कॉस्ट भी इंश्योरेंस का कवर हो गया, और जो फ्रेट है न्यूयॉर्क तक का, ये भी इस 40 रुपीज़ में क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। समझ में आया? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल CIF इज डिफाइंड, कॉन्ट्रैक्ट CIF किसको कहा जाता है? अ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ हम गुड्स क्या करेंगे? सेल करेंगे, और वो किसके थ्रू जाएगा? C के थ्रू, शिप के जरिए गुड्स डिलीवर होगा। विच इज़ परफॉर्म बाय द डिलीवरी ऑफ सर्टन डॉक्यूमेंट, जिसको परफॉर्म करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा सर्टन डॉक्यूमेंट जो रिप्रेजेंट करते हो, इसी को हम लोग शिपिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट होता है तो ही गुड्स वगैरह शिप के जरिए वहाँ पे पहुँच सकता है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ CIF का एक इंपॉर्टेंट फीचर याद रख लेना, कॉन्ट्रैक्ट इज दैट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज कंप्लीटेड बाय द मियर डिलीवरी ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट। कई बार ऐसा भी कहा जाता है गुड्स डिलीवर हो गए, भाई मेरा काम हो गया, कब? जब मैंने शिपिंग डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिया। ये शिपिंग डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी होते हैं, इसमें हर तरीके के डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस, फ्रेट, इवन द कॉस्ट, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट। अब यहाँ बोला गया है, अगर किसी तरीके का स्पेशल प्रोविजन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, द सेलर इज बाउंड अंडर एन ऑब्लिगेंस टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। अगर किसी तरीके का स्पेशल प्रोविजन नहीं था तो सेलर बाउंडेड है कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। पहला, सेलर को इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, टू मेक आउट एंड इनवॉइस द गुड्स सोल्ड, इसी को शिपिंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हो आप। उससे बिल प्रिपेयर करना है, जितने की गुड्स को क्या करने वाला है? बेचने वाला है। द इनवॉइस वुड नॉर्मली, ज़्यादातर हम उस पर क्या बताते हैं? कॉस्ट ही बताते हैं, जो इनवॉइस मतलब बिल। सेकेंड, टू शिप एट द पोर्ट ऑफ शिपमेंट गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे जो आप शिपमेंट के लिए गुड्स भेज रहे हो उसका पूरा क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। समझ में आया? जो कंटेन करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में जिन गुड्स की बात हुई है उनका पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट में आना चाहिए, जो किसे देना है? सेलर पूरा लिख के देगा बायर को। ठीक है। थर्ड, डॉक्यूमेंट की बात करें, नॉर्मल वे में बताऊँ आप क्या पढ़ रहे हो? शिपमेंट के लिए सेलर क्या क्या डॉक्यूमेंट जो सिंपल वे में दे रहा है, अगर कोई चीज़ें डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखी नहीं गई हैं तो। थर्ड, प्रोक्योर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेनमेंट अंडर विच द गुड्स विल बी डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन कंटिप्लेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। पूरी जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, वो अश्योर करना जिसके ज़रिए गुड्स क्या हो? डिलीवर हो सके सही। भाई आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ ऐसे वैलिड ऐसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिससे श्योरिटी आ जाए कि ये गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है। फोर्थ दिया है, कोई चीज़ ना आए उसको रिपीट कर लेना, इनका मीनिंग्स चेक कर लेने का, तो क्या बहुत आसानी से पता चल जाता है। फोर्थ दिया है, टू अरेंज फॉर एन इंश्योरेंस, सेलर की जिम्मेदारी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो इंश्योरेंस के लिए अरेंज करना, इंश्योरेंस करना टर्म्स के हिसाब से, करेंट इन द ट्रेड विच विल बी अवेलेबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द, मतलब अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो सेलर ही
इंश्योरेंस भी देखेगा जो बायर को फ़ायदेमंद हो। ऐसा भाई गुड्स का इंश्योरेंस करना पड़ेगा, शिप के जरिए शिप डूब सकती है, डैमेज हो सकता है, अनसर्टिनिटीज़ हो सकती हैं। टू टेंडर दिस डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रीजनेबल टाइम में आफ्टर शिपमेंट, ताकि वो डिलीवरी से पहले प्रॉपरली जगह पे पहुंच सकें। इफ़ दे अराइव और रिकवर फॉर देयर लॉस, और किसी तरीके का वॉयज अगर कुछ नुकसान हो तो डॉक्यूमेंट वहाँ सही टाइम पे अवेलेबल रहे। ये यहाँ तक आपको लिखना होता है, ठीक है। सेम वही पॉइंट था, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंडेटरी नहीं है। लास्ट है एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट द सेलर हैज़ द फॉलोइंग ड्यूटी। ये केस का नाम याद रख लेना, यांग जी वर्सेस लुकमान जी का केस है, पूछा जाता है क्योंकि ये एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट है ना, 2 मार्क्स में बहुत मैटर करता है। कई बार तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक साथ भी आ जाते हैं शॉर्ट टर्म में। पहला है, अब ये एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट है क्या, टू कॉज डिलीवरी इज टू बी मेड टू द बायर फ्रॉम अ शिप विच हैज़ अराइव्ड एट द पोर्ट ऑफ डिलीवरी एंड हैज़ रीच्ड अ प्लेस देयर इन विच इज़ यूजुअल फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ द काइंड इन डेस्टिनेशन। ये एक तरीके का एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर की क्या क्या ड्यूटी होती है। सेलर की ड्यूटी बतानी है हम लोगों को, रिपीट कर रहा हूँ, सेलर की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं एक्स शिप कॉन्ट्रैक्ट में, यही लिखना भी होता है। तो डिलीवरी सही तरीके से करना, ठीक है, बायर को, ताकि उसके जगह पे पोर्ट ऑफ डिलीवरी पे पहुंच सके, रीच उस प्लेस पे पहुंच सके जहां से गुड्स क्या होने वाला है, डिलीवरी वाला होने वाला है, फॉर डिलीवर्स ऑफ द काइंड इन क्वेश्चन। सेकंड, फ्रेट देना और अदरवाइज रिलीज द शिप ओनर्स लीन। एंड थर्ड, फर्निश द बायर विथ एन इफेक्चुअल डायरेक्शन टू द शिप। मतलब इस पूरे पॉइंट में अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं तो सेलर का काम क्या है, सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना, कुछ एक्सपेंसेस बेयर करना, सही तरीके का प्रॉपर डायरेक्शन देना ताकि गुड्स एट द टाइम शिप पे पहुंच सके और डिलीवर हो सके। सिंस द गुड्स आर एट द सेलर रिस्क ड्यूरिंग द वॉयज, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर टू इंश्योर द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। सीधी चीज़ है, जब तक गुड्स सेलर के रिस्क पे हैं ड्यूरिंग द वॉयज, तो किसी तरह के कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होता ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर कि वो इंश्योर करके दे गुड्स किसके बिहाफ पे, बायर। मतलब सीधी चीज़ है, आप ये नहीं बोल सकते मैं बायर का इंश्योरेंस करके दे रहा हूँ, नहीं भाई, सेलर हो आप और गुड्स अभी भी आपके रिस्क पे है, तो इंश्योरेंस या जो भी कराना है वो आपकी जिम्मेदारी है, बायर की नहीं। समझ में आया? इजी पॉइंट है, थोड़ा रिपीट कर लेना। जो टॉपिक नहीं आता है आप वो मुझसे लेक्चर के बाद भी मैसेज करके पूछ सकते हो। आप मैसेज कर दो, मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा जो पॉइंट नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से स्कोर करने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं, कल इसी चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक साथ वीडियो बना के दूंगा एक लेक्चर में, ठीक है। तो अच्छे से कवर अप करते रहना। थैंक यू।